हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है सन विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा अर्थ सहित सारा सारांश को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए तो प्लीज उस वीडियो को भी जा करके जरूर देख लें। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरी बात, एक बात और आप नोट कर लें, है ना, एक नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर को आप नोट कर लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हाई करें और एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं, फिर आपको हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बच्चों लिखा हुआ है, जो प्रश्न देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं, भीमराव अंबेडकर ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है ना। भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इस चैप्टर का हमने एकदम आसान भाषा में हम आपको पिछले वीडियो में सारा चीज बता चुके हैं। उस वीडियो को आप जरूर जा करके देखें। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए एकदम बहुत इजी और एकदम आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, वो प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। सारा का सारा इस वीडियो में एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। तो चलिए देखिए, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हम लोग देने वाले हैं, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वे है जातिवाद का पोषक, है ना। देखिए एक एक आप जो है ना एक एक पॉइंट को एकदम दिमाग में सेट कर लें। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वे है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव है जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ, है ना। देखिए इसमें और थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके हमने ऐड किया है, उसको आप ध्यान से देखें, है ना। लिखा हुआ है कि विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, क्योंकि, है ना, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ये आपका एकदम सटीक करेक्ट आंसर होता है इस प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, कहता है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों देखिए लिखा हुआ है, जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विविध डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है ना। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, है ना। ये आपका रही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न आ रहा है बच्चों आपके सामने, वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों लिखा हुआ है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है ना। फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से देने वाले हैं। चलिए ध्यान से आप लोग देखते रहें।
कहता है जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, यानी कामों का जो बंटवारा होता है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एकदम इजी, अपने शब्दों में एकदम आसान भाषा में हम आंसर देने का काम किए हैं। आप लोग एकदम वीडियो को एक बार सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है बच्चों, वो प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों लिखा हुआ है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक रूप है ना क्यों नहीं कहा जा सकता है। देखिए फिर से, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार देने वाले हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ जैसा देख रहे होंगे, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्यों की रुचि के आधार पर नहीं है ना। चलिए आगे जो है कहता है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम का चुनाव नहीं कर सकता है। चलिए, ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। फिर से एक बार, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्यों की रुचि के आधार पर नहीं है, यह रुचि पर आधारित नहीं है ना। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम का चुनाव नहीं कर सकता है। चलिए, ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगला जो प्रश्न आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हम लोग देने वाले हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है आंसर, आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने जाति से हटकर कोई भी काम यानी श्रम चुनने का अनुमति नहीं देता है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो काम होता है वह आपको करना पड़ेगा। यही है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, है ना। चलिए, फिर से कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि, है ना, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने जाति से हटकर कोई भी काम चुनने यानी श्रम चुनने का अनुमति नहीं देता है। आप जिस जाति से हैं यानी जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो काम होता है वह आपको करना पड़ेगा। ये है एकदम प्रमुख कारण। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, है ना। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो हम लोग इसका आंसर इस प्रकार से देने वाले हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आजादी नहीं होती, है ना, आजादी नहीं होती। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता। जहां जाति प्रथा है बच्चों वहां मनुष्य के, है ना, भावना और रुचि यानी जिसमें आपका इच्छा कर रहा है वो कोई वहां उसका स्थान नहीं होता। मजबूरी में मनुष्य को अपना, है ना, जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। यही है जाति प्रथा। चलिए, गरीबी और उत्पीड़न। चलिए, अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, लेखक ने
लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए ध्यान से आप लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आपको दिखाई भी देना चाहिए, यह है आपका प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर आपके सामने है, थोड़ा सा एक बार हम जांच कर लें ताकि आपको दिखना भी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो हम लोग आंसर इस प्रकार से देंगे कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है ना। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम और रुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज, ये है इस प्रश्न का आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ भी गया होगा और एकदम आसानी से आपको याद भी हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कह रहा है। कहता है सच्चे लोकतंत्र के, है ना, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मानना लिखा गया, माना है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग कई तरीका से दे सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने है आंसर। महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे सामाजिक, है ना, अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपने देश की एकता, अखंडता, है ना, अखंडता मजबूत होगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर बाबू ये रही आपका। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बाकी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा अर्थ सहित व्याख्या बताए थे। दूसरा पार्ट में जो है ये पार्ट 2 हुआ इस चैप्टर का, इसमें हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न, है ना, और उसका उत्तर बताए हैं, जो सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा जो पार्ट आने वाला है चैप्टर का बच्चों, उसमें हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।